What is the radius of circle represented by the equation mod of z minus 2 divided by mod of z minus 5 equal to 2? What are the values of k for the following equation to represent a circle? हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि बहुत सिंपली है कि अगर एक पॉइंट है P जो कि Z1 से डिनोट हो रहा है और दूसरा पॉइंट Q जो कि Z2 से डिनोट हो रहा है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसी तरह से अगर हमें तीन पॉइंट्स P, Q और R उनकी और कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो हमें सिंपली प्रूव करना होगा कि PQ प्लस QR इक्वल टू PR होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि Z1 से डिनोटेड है, दूसरा पॉइंट Q जो कि Z2 से डिनोटेड है। अब यहाँ पे अगर हमें लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये जो लाइन है PQ, इसके परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, तो इस वजह से इस पे आने वाला कोई भी पॉइंट R वो हमें पता है कि उसका डिस्टेंस P और Q उन दोनों से वो इक्वी डिस्टेंट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी आर इक्वल टू क्यू आर, यानी कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। अगर z है जो कि इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, जो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ये होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो इस तरह से मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर ये भी हो जाएगा z माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड वन कॉन्जुगेट। तो इस तरह से पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू स्क्वायर। और यहाँ पे फिर हम रिप्लेस कर देंगे ये जो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन स्क्वायर को यहाँ पे, और सिमिलरली मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू स्क्वायर को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और फिर हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी z इंटू जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन स्क्वायर माइनस मॉड जेड टू स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q जो कि यहाँ पे हमारे Z1 और Z2 से डिनोट हो रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट R जो कि उसको m:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इस लाइन PQ को, तो ये जो पॉइंट R होगा इसके कोऑर्डिनेट जो Z होंगे वो डिनोट होंगे m इंटू जेड वन प्लस जेड टू डिवाइड बाई एम प्लस वन। अगर ये इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली का मतलब है कि ये जो पॉइंट R है ये बिटवीन PQ है, और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा मतलब कि ये पॉइंट आर इस पी क्यू से कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो वहाँ पे z हो जाएगा एम जेड वन माइनस जेड टू डिवाइड बाई एम माइनस वन। ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं ट्राइंगल के लिए। पहला फॉर्मूला है कि अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉयड हमें फाइंड आउट करना है जब उसके वर्टिसेस z1 z2 z3 हो, यानी कि ये z1 z2 और z3 हो, तो उसका जो सेंट्रॉयड होगा वो होगा z1 प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइड बाई थ्री। सेंट्रॉयड हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि तीनों मीडियन जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइड बाई थ्री से दिए जाएंगे। ऑल्सो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा वन बाई फोर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ जेड वन कॉन्जुगेट वन, जेड टू कॉन्जुगेट वन और जेड थ्री कॉन्जुगेट वन। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट z1 एंड z2। सपोज हमारे पास एक आर्गेंट प्लेन है जिसमें कि हमारे दो पॉइंट्स हैं z1 और z2। इनसे पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक है पैरामीट्रिक फॉर्म, दूसरा है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम एक एक्सटर्नल पैरामीटर लेते हैं t, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो कि z इक्वल टू टी जेड वन प्लस वन माइनस टी जेड टू। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा z, ये t इज टू वन माइनस टी के रेशियो में डिवाइड करेगा z1 और z2 को, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अगर यहाँ पे t 0 टू 1 के बीच में होता है तो फिर ये इंटरनली डिवाइड करेगा, वरना ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन दोनों पॉइंट्स z1 और z2 को। इसका मतलब कि t अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये यहाँ कहीं पे भी बीच में लाई कर सकता है, वरना तो ये इधर भी लाई कर सकता है z1 के बाहर, या फिर z2 के बाहर भी कहीं पे लाई कर सकता है। अब हम देख लेते हैं नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कि तीन कोऑर्डिनेट्स हैं z1 z2 और z3, तो उसका जो एरिया होगा वो इन तीनों के डिटर्मिनेंट से दिया जाएगा।
अगर वो पॉइंट Z1 जो है वो धीरे धीरे हमारा इधर आ जाता है, तो और ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा Z1 Z2 तो दो कोऑर्डिनेट है, तीसरा जो कोऑर्डिनेट है Z3 उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं Z से, और फिर हम प्रूव करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट जब 0 है तो वहाँ से एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी हमारी, Z इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इक्वल टू 0। इन जनरल अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफाइन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो उसका डेफिनेशन होता है ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और बी जो है वो हमारा रियल नंबर होता है। यहाँ पे इस जनरल इक्वेशन के अगर हम टर्म्स को देखें, तो ये जो पहला टर्म है और ये जो दूसरा टर्म है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे, और हमें पता है कि इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो उसके साथ अगर हम उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो हमें एक प्योरली रियल नंबर ही मिला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले जो पार्ट होंगे, जो इमेजिनरी पार्ट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो टर्म होगा बी, इसको भी रियल नंबर ही होना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप और एक होता है रियल स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप जो है कॉम्प्लेक्स स्लोप वो होगा माइनस ए डिवाइड बाई ए कॉन्जुगेट। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ए इक्वल टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा है, तो हमारा ए कॉन्जुगेट जो है वो हमें पता है कि हो जाएगा आर ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा। तो माइनस ए डिवाइड बाई ए कॉन्जुगेट ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर ऑफ 2 आई थीटा। ये हो जाएगा हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप एक तरह से फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि वो इस थीटा पे डिपेंड करेगा जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रियल स्लोप ऑफ लाइन। सपोज ए जो है, जो हमने नंबर लिया था यहाँ पे, वो है अल्फा प्लस बीटा आई, तो इस वजह से ए कॉन्जुगेट ये हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। नेक्स्ट z जो है वो हमारा हो जाएगा x प्लस आई वाई, तो z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा हमारा x माइनस आई वाई। फिर यहाँ पे हम ये ए कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इन चीज़ों को यहाँ पे डालेंगे इस स्ट्रेट लाइन में, तो हमें मिलेगा ए जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू 2 इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। और फिर साथ में हम उसमें b ऐड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा एक्स माइनस बी डिवाइड बाई 2 बीटा। स्ट्रेट लाइन की जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये m जो है ये उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो हमारी आ रही है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा। और अल्फा और बीटा ये थे हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका स्लोप होगा, जो रियल स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। अब हम देख लेते हैं दो इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहला थ्योरम है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस हैं ए बी और सी डी जो कि पैरेलल हैं, और इनके आर्ग्यूमेंट है थीटा 1 और थीटा 2। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसलिए इन दोनों के आर्ग्यूमेंट जो है वो दोनों इक्वल होंगे, और कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ ए बी ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ऑफ 2 आई थीटा 1, और कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ सी डी ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर ऑफ 2 आई थीटा 2। और क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है तो ये दोनों जो टर्म्स होंगे इक्वल होंगे, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स स्लोप इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब हम दूसरा थ्योरम देख लेते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है वो 0 होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो लाइन्स हैं वो हैं ए बी और सी डी, और ए बी का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वो थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स स्लोप हो जाएगा सी डी का, जो आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 90। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ ए बी ये हो गया हमारा माइनस ई टू द पावर ऑफ 2 आई थीटा, और कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ सी डी ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर ऑफ 2 आई इंटू थीटा प्लस 90। इसको हम लिख सकते हैं
माइनस ई टू द पावर ऑफ 2i थीटा इंटू ई टू द पावर ऑफ 2i इंटू 90 डिग्री, ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ 180i, जो कि हमें पता है कि होता है -1। तो ये जो पूरा टर्म हमारा बनेगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ई टू द पावर ऑफ 2i थीटा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम हमारा 0 ही आएगा। इस वजह से ये जो परपेंडिकुलर लाइन अगर होंगी उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जो है वो 0 हुआ करेगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक लाइन है ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, तो उसके पैरेलल जो दूसरी लाइन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस के इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे बी रियल नंबर था, उसी तरह से यहाँ पे ये जो के है ये भी रियल नंबर होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ये जो पैटर्न है इनके साइन का, ए जेड और ए कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, वो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए पैरेलल लाइन के लिए। नेक्स्ट, अगर इसी तरह से अगर इस लाइन का अगर हमें परपेंडिकुलर देखना है तो वो हो जाएगा ए कॉन्जुगेट जेड माइनस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस आई थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस है इसका नेगेटिव होना ज़रूरी है, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टर्म बचेगा, सिर्फ इमेजिनरी टर्म बचेगा, इसलिए यहाँ पर भी हमें एक इमेजिनरी नंबर ऐड करना होगा। नेक्स्ट, अगर हमें फाइंड आउट करना हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, तो वो हम कैसे करेंगे वो अब देख लेते हैं। सपोज हमारे पास जो लाइन है वो है ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, और जो हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पे हमारा Z1। तो ये जो यहाँ पे मीट करेगा वो एज्यूम कर लेते हैं वो है Z2, जो इस लाइन पे मीट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है तो हमें एक्चुअली में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमें सिंपली पता है हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत है। पहली इक्वेशन हमें बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। ये Z2 जो है, क्योंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने Z को रिप्लेस कर दिया Z2 से, तो ए Z2 कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट Z2 प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे इस थ्योरम का यूज़ करेंगे कि क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस वजह से इनके सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप 0 होंगे। तो हमने बस कॉम्प्लेक्स स्लोप्स की वैल्यू डाल दी और फिर उसका सम यहाँ पे हमने 0 कर दिया। इस चीज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिलेगी, जहाँ पे कि हम यहाँ से Z2 की वैल्यू डाल देंगे Z2 कॉन्जुगेट के टर्म्स में। तो यहाँ से फिर हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होते होते हमें मिलेगी कि मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, जो कि ऑल्सो इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के, वो हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए Z1 कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट Z1 प्लस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ 2a। यानी कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने सिंपली z को रिप्लेस कर दिया है हमारा Z1 से और डिवाइड कर दिया मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a से। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई, यही आई हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। सपोज जो सर्कल है उसका सेंटर जो है वो Z0 है, उसका रेडियस r है, तो हमें पता है कि उस पर आने वाला कोई भी पॉइंट z, उसका डिस्टेंस फ्रॉम Z0 वो हमारा r हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस Z0 इक्वल टू r। अगेन हमें पता है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम z को रिप्लेस कर देंगे z माइनस Z0 से, और फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z इंटू Z0 कॉन्जुगेट माइनस Z0 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। इन जनरल जो एक सर्कल होता है उसकी इक्वेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z जेड कॉन्जुगेट प्लस a कॉन्जुगेट z प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमें इस तरह के फॉर्म में इक्वेशन दी गई हो और अगर हमें फाइंड आउट करना है उसका सेंटर Z0 क्या होगा और उसका रेडियस r क्या होगा, तो हम सिंपली इस इक्वेशन को यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं जो इक्वेशन ऊपर हमारे पास आई है। तो हमें मिलेगा कि Z0 जो है वो हमारा असल में ये माइनस a है, और इसी तरह से ये जो b है ये है मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r जो है वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस b, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b।
तो इस तरह से जो हमारा सेंटर है और जो हमारा रेडियस है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है सर्कल को डिफाइन करने का, लेकिन उसके पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम सिंपली कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है Z1 और दूसरा पॉइंट है Z2 और Z1 को हम रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल थीटा अराउंड द पॉइंट Z, तो ये Z1 जो है ये Z2 तक पहुंच जाएगा। तो इस केस में हमारा Z2 माइनस Z डिवाइड बाई Z1 माइनस Z, ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z इंटू ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। ये इस एंगल थीटा से रोटेट हुआ है क्योंकि। अब इसी रोटेशन थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल डिफाइन करने में, जो कि थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पास कर रही है। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट हैं Z1, Z2 और Z3। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर A और B यहाँ पे अगर C पे एक एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं, तो अगर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो वो सेम एंगल थीटा सबटेंड करेंगे इस पूरे मेजर आर्क में। ये जो आर्क है, बड़ा वाला पोर्शन इस आर्क का, ये कहलाता है मेजर आर्क, और ये छोटा पोर्शन ये कहलाता है हमारा माइनर आर्क। तो यहाँ पे थीटा है तो सारे मेजर आर्क में सेम एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पहले Z1 और Z2 को अबाउट Z3 रोटेट करेंगे यूजिंग द रोटेशन थ्योरम और उस इक्वेशन को लिखेंगे, और फिर ये जो हमारा Z3 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे अपना Z से, और वहाँ पर भी वो सेम रोटेशन थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इस इक्वेशन 2 में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपोजिट कर दिया, तो ई टू द पावर ऑफ आई थीटा ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा। तो इस इक्वेशन को अगर हम सपोज कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो फिर हमने अगर इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1 किया तो ये ई टू द पावर ऑफ आई थीटा ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो हमारे पास टर्म बचेगा लेफ्ट साइड में, ये हमारा एक प्योरली रियल नंबर होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है कि Z1 माइनस जेड इंटू Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाई Z2 माइनस जेड इंटू Z1 माइनस Z3, ये अगर प्योरली रियल है तो ये हमारा एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है तो इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा या तो ज़ीरो होगा या तो फिर पाई होगा। तो इस वजह से अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ द नंबर ये हमारा ज़ीरो या फिर पाई है तो भी ये हमारा एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा जो कि थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पास हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने सर्कल को डिफाइन किया वैसे ही हम एक आर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो आर्क या तो हमारी मेजर आर्क हो सकती है या फिर हमारी माइनर आर्क हो सकती है। सो सपोज हमारे पास जो पॉइंट है ए और बी जो कि Z1 और Z2 से डिनोट हो रहे हैं और वो एक एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं किसी भी जनरल पॉइंट P पे, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पे सिर्फ अगर इतने पे अगर हम रोटेशन थ्योरम लगाते हैं और वो आर्ग्यूमेंट हमारा कांस्टेंट आता है तो वो हम कहेंगे कि वो एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को हम इस इक्वेशन से भी टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास ये जो a है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमारा बदल रहा है, और इस वजह से ये जो हमारा आर्क है इसका साइज भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे ये जो a और b है ये असल में डायमीटर है। तो हमें पता है कि जब डायमीटर कोई भी पॉइंट पे टच करता है किसी सरकमफ्रेंस में तो वो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, वो 90 डिग्री होंगे। तो ये पॉइंट PB और PA ये दोनों लाइन हमारे 90 डिग्री पे होंगे। तो इस वजह से इन दोनों का सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस जेड इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट इंटू Z2 माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ पे इस इक्वेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कॉम्प्लेक्स स्लोप पता होना चाहिए और फिर उस कॉम्प्लेक्स स्लोप को हमने किस तरह से यूज़ किया वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एनीवे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है सर्कल को डिफाइन करने का, वो होता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू स्क्वायर इक्वल टू के। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ तब जबकि के ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा वो हम देख लेते हैं। सपोज हम दो डिफाइन करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स m और a। m होगा हमारा z1 प्लस जेड टू डिवाइड बाई टू और a हो जाएगा z1 माइनस जेड टू डिवाइड बाई टू।
तो ये जो z1 है वो हो गया हमारा m प्लस है, z2 हो गया हमारा m माइनस है। तो यहाँ पे z1 और z2 इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, z1 और z2 को। तो इस वजह से हमें मिल गया मॉड ऑफ z माइनस m माइनस ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस m प्लस ए स्क्वायर। और इसको हम z माइनस m को अगर एक टर्म माने और a को हम एक दूसरा टर्म माने, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z माइनस m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड a स्क्वायर। और ये चीज़ क्योंकि इक्वल टू k है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू k। और ये जो 2a स्क्वायर है इसको यहाँ से हटा के यहाँ माइनस किया, माइनस 2 मॉड a स्क्वायर। और ये जो 2 है इसको डिवाइड कर दिया दोनों जगह पे, तो हमें मिल गया मॉड ऑफ z माइनस m स्क्वायर इक्वल टू k बाई 2 माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है इसको हमने मान लिया कि ये r है, तो मॉड ऑफ z माइनस m स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा जबकि हमारा r ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि k बाई 2 माइनस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 2, और इसका मतलब कि k शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन टू रिप्रेजेंट मॉड ऑफ z माइनस 5 प्लस 3i स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2i स्क्वायर इक्वल टू k। यहाँ पे k शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमारा z1 जो है वो है 5 माइनस 3i, और हमारा z2 जो है वो है हमारा 2i। तो z1 माइनस z2 ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5i। तो इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5√2, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 50, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो k शुड बी ग्रेटर देन 25 फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है सर्कल को डिफाइन करने का, वो होता है अपोलोनियस इक्वेशन। तो उससे डिफाइन होने वाले सर्कल कहते हैं हम यहाँ पे अपोलोनियस सर्कल। अपोलोनियस सर्कल होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं z1 और z2, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k है, जहाँ पर कि k नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये एक सर्कल को डिफाइन करेगा जिसके डायमीटर होंगे z3 और z4। ये z3 और z4 जो होंगे ये 1:k में डिवाइड किया गया है z1 और z2 को। एक बार हमारा डिवाइड किया गया है इंटरनली, और दूसरी बार हमारा डिवाइड किया गया है एक्सटर्नली। इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें इन सारे टर्म्स को, और फिर ये जो हमारे मॉड ऑफ z माइनस z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z माइनस z2 स्क्वायर है उसको अगेन हम रिप्लेस कर दें इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया था, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट के फॉर्म में, जहाँ पर कि z जो है वो हमारा एक बार रिप्लेस होगा z माइनस z1, दूसरी बार रिप्लेस होगा z माइनस z2 से, तो भी ये हमारा सर्कल ही बनेगा। ये किस तरह से सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा वो हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये अपोलोनियस इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन किया गया सर्कल है। इसके पैरामीटर्स को, जो अंदर z1 z2 के पैरामीटर हैं, उनको हम जैसे जैसे बदलते हैं ये सर्कल का शेप और साइज ये दोनों चेंज होते रहता है। यहाँ पे हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस 2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z माइनस 5 इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा अपोलोनियस इक्वेशन में z1 जो हो गया वो हो जाएगा 2, और z2 ये हो जाएगा 5, और k ये हो जाएगा हमारा 2। तो जो z3 और z4 जो हमारे डायमीटर के पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे, हमें पता है z1 प्लस के z2 डिवाइड बाई 1 प्लस के, और z1 माइनस के z2 डिवाइड बाई 1 माइनस के। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 8। तो 4 और माइनस 8 ये हो गया डायमीटर के पॉइंट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया 12, और 12 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 6। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे वो हो जाएगा हमारा 6 यूनिट्स। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z माइनस 25i लेस देन इक्वल टू 50। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सो सपोज
इसका जो सेंटर है वो है 25 पे, वाई ऑन द वाई एक्सिस, तो इसलिए 25 हो गया। और ये जो है हमारा, इसका रेडियस जो है वो हो गया हमारा 15 यूनिट्स। अब इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो इस तरह से चेंज होगा, क्योंकि ये इंटीरियर ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से ये जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ से लेके इधर तक जा सकता है, जहाँ पर कि ये दोनों, अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो ये OA और OB ये दोनों टेंजेंट होंगे इस सर्कल के लिए। सो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से ले लिया, ये जो हमारा पॉइंट है O, ये है A, और सर्कल का सेंटर जो है वो है C। तो लीस्ट आर्ग्यूमेंट होने के लिए हमारा ये OA वाला पॉइंट हमें लेना होगा, तभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लीस्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है वो है 25, और यहाँ पे ये जो रेडियस है ये हमें पता है कि 15 है। हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल थीटा, ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो और ये हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा वो हो जाएगा 15/25, यानी कि थीटा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स हमें पता है कि वो पॉइंट का लोकस होता है जिसका कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स कांस्टेंट होता है। सो सपोज कर लेते हैं कि वो जो दो फिक्स पॉइंट हैं वो है हमारे S और S डैश, डिनोटेड बाय Z1 एंड Z2। तो ये जो पॉइंट्स है Z1 Z2 इनको कहा जाएगा फोकई, यानी कि ये दो फोकस हो गए यहाँ पे हमारे। तो ये जो मूविंग पॉइंट है Z, जो कि P से यहाँ पे डिनोट हो रहा है, उसको अगर हम यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लाएं तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ Z माइनस Z1, यानी कि ये पी एस का जो डिस्टेंस है ये, और प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, यानी कि पी एस डैश का डिस्टेंस, इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा इक्वल टू 2a, विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है पी एस और पी एस डैश, इन दोनों का सम ग्रेटर देन ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा एस और एस डैश के बीच का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं यहाँ पे फोकस, और ये जो हमारी फिक्स्ड लाइन होती है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सो सपोज जो हमारा फोकस है वो है ये S, और यहाँ पे P जो है मूविंग पॉइंट है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है Z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस 2a इक्वल टू 0, जो कि और कुछ नहीं सिंपली डिनोट कर रहा है x प्लस a इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ Z माइनस a, यानी कि पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड ये जो डिस्टेंस हुआ लोकस, ये जो डिस्टेंस हुआ हमारा पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, जो कि हमने पहले भी देखा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, वो हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस 2a डिवाइड बाई 2। तो इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हम इस मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इस बेसिक इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारी आ जाएगी Z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 4a इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू हाफ ऑफ Z स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला वो लोकस होता है जहाँ पर कि जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि सपोज ये हमारा मूविंग पॉइंट है P, जो कि Z से डिनोटेड है, और जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं S और S डैश, जो कि Z1 और Z2 से डिनोट होंगे, ये भी अगेन यहाँ पे दो फोकस कहलाएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है पी एस डैश माइनस पी एस, ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z2 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू 2a होगा, एंड ये जो डिफरेंस आएगा इट विल बी लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी कि इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है इससे कम होगा ये हमेशा। अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। व्हाट डज द इक्वेशन मॉड ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3i प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 8 माइनस 11i इक्वल टू 6 रिप्रेजेंट? ए एलिप्स, बी हाइपरबोला, सी स्ट्रेट लाइन, या फिर डी नल सेट। यहाँ पे हमारे जो दो पॉइंट हैं Z1 और Z2 वो हैं 2 प्लस 3i और 8 प्लस 11i। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस
11 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 10 यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स। तो अगर कोई भी पॉइंट मूव करेगा, जो कि हमें अगर सम फाइंड आउट करना है, कोई पॉइंट z है, वो या तो अलोंग द लाइन हो सकता है या फिर आउटसाइड द लाइन होगा। अगर वो पॉइंट अलोंग द लाइन रहेगा तो उसका मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 10 रहेगा। सपोज ये अलोंग दिस लाइन रहे, ये z1 होता, ये z2 होता और ये हमारा z होता, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा 10 होता। और अगर ये अलोंग द लाइन नहीं होता, ये कहीं दूसरी जगह होता, तो a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश प्लस बी डैश ग्रेटर देन 10 होता। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि ये इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो लेस देन 10 तो हमारे यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये इक्वेशन जो होगी ये एक्चुअली में नल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ऐसा कोई लोकस पॉसिबल ही नहीं जो कि इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।